उद्बोधन द्वारा सभी को लाभान्वित करें एवं धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय निदेशक महोदय। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं अपने मुखवाणी से हमारे महाविद्यालय में उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप आए और अपना समय दिया और हमारे नवागंतुक छात्रों को कुछ अपना आशीर्वाद दिया। मंच पे बैठे हमारे सहयोगी शिक्षक आलोक कुमार राय जी, डॉक्टर नीरज पाठक और हमारे सभी कर्मचारीगण को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस आयोजन को साकार किया, एक अच्छा स्वरूप दिया। अब बारी आती है हमारे छात्रों की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस गर्मा गर्म कोर्स में एडमिशन लेने का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैंने गर्मा गर्म कोर्स क्यों कहा? मेरी मुखवाणी एकदम समान भाषा है, मेरी भाषा एकदम समान भाषा है। मैंने इस कोर्स को गर्मा गर्म क्यों कहा? जरा कोई बता सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर्दी का मौसम है और सब बच्चे में कुछ, किसी की आंखों में नींद है, किसी की आंखों में कुछ है, कुछ जाना चाहते हैं कि मुझे बुलाएं, क्योंकि उनको आशय नहीं पता यहाँ पे क्यों आया है हम लोग यहाँ पे। जरा मैं जानना चाहूँगा किसी भी एक छात्र से कि जरा बताए कि मैंने ये मुखवाणी से अपने मुखार बिंदु से मैंने गर्मा गर्म कोर्स क्यों कहा। किसी और दिशा में मत जाइएगा, बस कोर्स पे जाइएगा। बताएं सर। रोजगार परक। दैट्स गुड, बैठिए। मैं और भी करीब से समझाना चाहूँगा आपको। मैंने गर्मा गर्म कोर्स इसलिए कहा इसको कि आप जब भी इस कोर्स को पढ़ते हैं, लॉ की अध्ययन करते हैं या लॉ जिस परिवेश में पढ़ाया जाता है या लॉ करने के बाद जिस परिवेश में आप जाते हैं, उस परिवेश क्या होता है? आपने कभी कचहरी का भ्रमण किया है? कभी कोर्ट रूम देखा है? उसमें वादी और प्रतिवादी होते हैं। वादी या तो गर्मा गर्म रहेगा और प्रतिवादी ठंडा रहेगा। कभी कभी प्रतिवादी गर्मा गर्म रहता है, वादी ठंडा रहता है। तो ये माहौल को गर्म किए रहेगा। अगर हम सिर्फ एक रोजगार की बात करें, अगर हम वकालत की बात करते हैं, अगर हम लॉयरमैनशिप की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें एकदम हीटेड डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत रखता है। क्यों रखता है? इसलिए लगता है कि जो लॉ को जानता है, जो विधि का अध्ययन करता है, वो शायद अन्य विषयों के अध्ययन करने वाले छात्रों से अपने आप को भिन्न पाता है, अपने आप को अलग पाता है। इसलिए लॉ का अध्ययन जो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या करने क्या जा रहे हैं, अब तो आपने एडमिशन फीस दे ही दी है, आपको पढ़ना ही पड़ना है 3 साल। Am I right? कोई ऐसा तो नहीं कमरे से बाहर जाएगा, एडमिशन फीस वापस मांग लेगा, मांगेगा तो भी मिलेगी नहीं। एनीहाउ, लॉ का कोर्स पढ़ने के लिए जब आप पढ़ रहे हो, लॉ करने जा रहे हो आप, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मैं सारी की सारी बातों से पहले तो सहमत हूँ सर कि उन्होंने कहा कि पहले आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए, फिर आपको अच्छा रोजगार करने का एक मौका मिलेगा, अच्छा रोजगार कर पाएंगे। उसके पहले भी मैं कहूँगा कि आप अच्छे छात्र बनिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी निष्ठा शिक्षक के प्रति दिखाएं रोज आकर के यहाँ पे, लेकिन अपनी निष्ठा अपनी शिक्षा के प्रति जरूर दिखाएं। अगर शिक्षा के प्रति दिखाएंगे तो गुरु के प्रति निष्ठा अपने आप जागृत हो जाएगी। ये पहला नियम है और यही आखिरी नियम है किसी छात्र को अपनी शिक्षा के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहने का, बनाए रखने का। आज भी मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, मैं मानता हूँ मैं आज क्लास नहीं ले पाता हूँ। आज मेरे को क्लास लिए हुए बच्चों का 17-18 साल हो गए होंगे या हो सकता है 16-17 साल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपना अध्ययन करना नहीं छोड़ा है। मैं लेख लिखता रहता हूँ, कोई पढ़े ना पढ़े मैं खुद पढ़ता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। कोई पढ़े ना पढ़े मैं खुद पढ़ता हूँ और मुझे मालूम है मैं अच्छा लेख लिखता हूँ। मुझे इसकी आश्वासन की जरूरत नहीं कि आपने अच्छा लिखा, मुझे मोटिवेशन की जरूरत जरा से भी नहीं कि मैंने अच्छा लिखा, लेकिन हाँ मैं लिखता रहता हूँ। ठीक उसी प्रकार छात्र का क्या काम है कि वो पढ़ता रहे, पढ़ता रहेगा, अध्ययन करता रहेगा, तो कभी भी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने कोर्स के प्रति
थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है, डेविएट हो रहा है, वो उसी में उद्देश्य में पूर्ति में लगा रहेगा। लेकिन मकसद क्या है, इम्पेडिमेंट क्या है, रुकावट क्या है, मकसद गलत शब्द बोला, इम्पेडिमेंट क्या है, रुकावट क्या है। हम लोग लॉ में एडमिशन ले लेते हैं, अब हम जानते नहीं कि आगे करना क्या है या कैसे उसको मूर्त रूप लेके आना, अपने रोजगार को या अपने भविष्य को कैसे मूर्त रूप में लेना है, ये किसी को नहीं पता। अगर मैं अपने क्लास में यहाँ बैठी जो महिला छात्र हैं उससे ये पूछूं आपने लॉ क्यों किया, क्या किसी 5 यहाँ बैठी महिला छात्र उनको पता है इन्होंने लॉ क्यों किया, एडमिशन क्यों लिया? कोई आंसर दे पाना चाहता? कोई नहीं। अगर वो स्टेज पे, मंच पे या क्लास सभागार में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है एडमिशन क्यों लिया उसने, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी न किसी छात्र की, महिला पुरुष छात्र की बात भी कर रहा हूं, तो वो उसका उद्देश्य अभी भी क्लियर नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए। अगर उद्देश्य ही नहीं अभी क्लियर है तो हम कैसे साबित करेंगे कि हम अपने इस 3 साल के कोर्स में निष्ठा से पढ़ पाएंगे और सही नंबर लेके पास हो पाएंगे? इसलिए ये जो क्यों का है, हमने क्यों किया, उसको आप लोग क्लियर करें। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाइक के बिल्ले पे लगा देने से या अपने घर के बाहर अधिवक्ता लिख देने से नहीं होता है। हमारे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 26 नवंबर को वीटी दिवस के मनाया गया था। उसमें हमारे सभागार में आपके मुख्य अतिथि के रूप में बीएचयू के डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी आए थे। उन्होंने एक लॉ का बहुत बढ़िया वो डेफिनेशन दिया था, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्क। लॉ का मतलब होता है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्क, LAW। मैं इसी में बोल देता हूं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल वर्क इज कॉल्ड लॉ। आपको सही और गलत का विभेद करना सिखाता है लॉ, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना सिखाता है। अपने आप जो आपकी जानकारियां हैं, जो आपके नॉलेज है, उसको सही तरीके से एनालाइज करके एग्जीक्यूट करना सिखाता है लॉ। आज सोशल मीडिया के जरिए हम लोग हर एक चीज से अवगत है, हर एक छोटी छोटी चीज से अवगत है, पर क्या क्या किसी को ये पता भी है कि वो क्या सही चीज से अवगत है कि गलत चीज से अवगत है? हमारे ट्विटर हैंडल हो गया, हमारा फेसबुक हैंडल हो गया, या हमारा व्हाट्सएप अकाउंट हो गया, न जाने कितने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग संदेश आते रहते हैं। न जाने आज ये गैया हो गया तो आज गाय माता हमारी गौ माता है, कल फलाना है, कल ढिपकाना है, न जाने कितने, लेकिन कितना सही लॉजिकल सेंस उसमें होता है, ये वही डिबेट कर पाएगा जिसको लॉ की जानकारी है। आज आपको एक बुक पुरस्कृत दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, हर एक वर्ष बच्चों को दिया जाता है जो फर्स्ट इंडक्शन लेते हैं। संविधान दिया गया। क्या संविधान की महत्ता के बारे में आज की पूर्व मालूम था किसी को? एज अ स्टूडेंट मैं पूछ रहा हूं, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं कि संविधान क्या चीज है? कोई एक बच्चा बता पाएगा जिसका बैकग्राउंड लॉ से ना हो? कोई बात करना चाहेगा? शांति, पूर्ण शांति। अरे सर, लॉ तो बताता है कि हम अशांत कैसे रहे, मन को अशांत रखता है। ऐसे शांत बैठेंगे तो कैसे लॉ करेंगे? लॉ तो अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा पैदा कर देता है कि वो आपको उद्वेलित करता है कुछ नया करने के लिए, वो प्रेरणा देता है कुछ नया करने के लिए। संविधान क्या है इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी हो, छोटी सी भी जानकारी? राज्य को चलाने के लिए जिस कानून का आवश्यकता पड़ती है संविधान है। थोड़ा सा करीब है आप। संविधान एक नियमों का दस्तावेज है जी, नियमों का दस्तावेज है संविधान। गुड। और कोई? सिस्टम ऑफ रूल रेगुलेशन टू डेवलप द होल कंट्री। नहीं, उन्होंने पीछे हाथ बढ़ाया था। संविधान वो पुस्तक है जिनके माध्यम से हम देश की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और उन्हें भारत जैसे पिछड़े देश को या समस्याग्रस्त देश को विकसित देशों की श्रेणी में रख के खड़ा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करूंगा। पहले हिंदुस्तान पिछड़ा नहीं, इस पर मैं कड़ा विरोध करता हूँ, हिंदुस्तान पिछड़ा नहीं, ठीक है? तो इसलिए हिंदुस्तान को पिछड़ा नहीं कहिए आप। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है बात। आपने उठे, बात बताया आपने, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम बनाया गया है, जैसे अगर हम लोग सिस्टम है कि जेंटलमैन बन रहा है तो हमको कैसे ड्रेसअप करना है, उस तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है कि हाउ कैन वी लिव इन आवर कंट्री, और किसी भी कंट्री का होता है, सबका संविधान अलग अलग होता है। तो
किससे आप एकदम अपनी टॉप कैटेगरी पे रह सकते हो, जो नियम कानून और दस्तावेज को तैयार किया गया उसको समझना। जी सीटेड है। जिन बच्चों ने खड़े होके मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मंच सभागार में खड़े होकर उत्तर दिया। आप सभी बच्चे जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। अब मैं बहुत छोटे से एलिमेंट की भाषा में समझाता हूँ या बता रहा हूँ, समझना आपके ऊपर है। संविधान जो हिंदुस्तान का है या किसी भी देश का संविधान होता है, वो सेट ऑफ बुक, एक बुक है, सेट ऑफ रूल्स, जिसके माध्यम से उस देश की सभी विधियां को गठित किया जाता है, जिससे कि कानून व्यवस्था को संचालित किया जाए। कोई भी विधि, किसी भी लॉ का गठन संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। अगर संविधान के विरुद्ध होगा तो वो गैर कानूनी होगा, वो शून्य करार घोषित कर दिया जाएगा, जिसको शून्य करार करने की अधिकृत संस्था होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो संविधान होता है, जो आज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक दी गई, आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मिला के, सेकंड सेमेस्टर में भी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ये विषय भी है। ये सिर्फ इसलिए दिया गया, यही मूलभूत पुस्तक है जिसके तहत सारे के सारे अधिनियम एवं विधियों का गठन होता है। तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करिए, इसी को अपना गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब मानिए। यही संविधान है। जब आप संविधान पढ़ेंगे या आप लॉ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि हाँ, लॉ में एडमिशन लेना मेरा कितना सार्थक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अभिभाषण से या छोटे से उद्बोधन से शरीर में थोड़ा बहुत कुछ गर्मा गर्म कुछ महसूस हुआ होगा। अगर कुछ हुआ है तो मैं इस बधाई के पात्र हूं, अगर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है आप में दोष है। जिस तरीके से हर एक घर के लिए उसका ढांचागत एक पुस्तक है, उसी तरीके से हर एक व्यवस्था के लिए उसका ये भारत का संविधान है, उसके गुड। मैं सिर्फ अधिवक्ता की बात नहीं कर रहा बेटा, कि जो संविधान होता है ये हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक के लिए एक ग्रंथ होना चाहिए। अगर मेरा बस चले, मेरा अधिकार हो, तो ये संविधान की पुस्तक कक्षा 6 से मैं अनिवार्य कर दूं हर एक छात्र को पढ़ने के लिए। इवन हर एक फैमिली, हर एक परिवार में एक पुस्तक। एग्जैक्टली। तो मैं इसी उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और कामना करता हूं अगली 3 वर्ष आपके लाभकारी हो, शुभ हो, आपका संबंध शिक्षकों के प्रति, संस्था के प्रति निष्ठावान बना रहे, और उससे ज़्यादा आपके छात्र होने का जो हम लोग, मैंने एक अभिभाषण दिया है, वो छात्र आप बन पाए। थैंक यू।